जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की ही करेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरह के नतीजे आए हैं, वहां पर बीजेपी को जो है वो जनता का समर्थन बड़ी तादाद में देखने को मिला है। वैसे कहते हैं कि कुर्सी किसी की जागीर नहीं है। कल जिनके नाम के नारे लगते थे, आज उनके लिए अपनी जमीन बचाना भी मुश्किल है। और कल जो हाशिए पर थे, आज वो किंग मेकर भी हैं और किंग भी हैं। देवेंद्र फडणवीस की कहानी इसी सिक्के के दूसरे पहलू की कहानी है। वो किसी बड़े सियासी खानदान के वारिस नहीं है। उनके पास कोई तैयार जमीन भी नहीं थी। उन्होंने पार्षद की कुर्सी से धूल झाड़कर अपना सफर शुरू किया और जब 2022 में उनका सियासी सिक्का कमजोर पड़ता दिखा, जब उन्हें सीएम से डिप्टी सीएम बनाया गया, तब दुनिया ने कहा कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन देवभाव ने सिखाया कि सिक्का अगर गिर जाए तो उसे फिर से उछालने की हिम्मत ही असली सियासत है। देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में बिना किसी बड़े चेहरे के जीत हासिल की है और वो बड़ी बात का प्रमाण है कि विरासत से मिली सत्ता मेहनत से कमाई गई साख के आगे अक्सर छोटी पड़ जाती है। आखिर देवाभाव ने कैसे बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा बदली है? देवाभाव की वो चाणक्य नीति क्या थी? कितनी सदी थी जो ब्रायन ठाकरे पर भी भारी पड़ी है? और महाराष्ट्र में वो करिश्मा हुआ जिसकी आस 25 साल से बीजेपी को थी। इस बड़े बदलाव को लेकर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस नतीजों में कितना बड़ा संदेश यहां पर जनता की तरफ से छिपा है। शिव छत्रपतींचा सेवक तेजोमय रुद्र महाराष्ट्रात देवेंद्र। महायुति के इस महाजश्न के पीछे का सूत्रधार महाराष्ट्र की सियासत का एक महानायक है। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर महायुति की जीत का परचम लहराने वाला, महायुति को जनवरी में जीत की दिवाली का गिफ्ट देने वाला एक धुरंधर है। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडतो। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के नतीजे आए, अटकलों का शोर थम गया। महायुति की जीत की जो तस्वीर उभरी, वो चीख चीख कर एक नाम पुकार रही है, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र की राजनीति के देवाभाव। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी की जीत के पीछे उनके केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है, पर 2026 के बीएमसी निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी लकीर खींची है जिसने राजनीति के पुराने जानकारों को भी तंग करके रख दिया है। बिना किसी बड़े केंद्रीय चेहरे के, बिना दिल्ली की रैलियों के रेले के, कैसे देवाभाव ने अकेले दम पर बीएमसी का किला फतेह किया? देवाभाव ने किस तरह चाणक्य नीति अपनाकर सियासी विरोधियों को चारों खाने चित किया? और कैसे बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की 25 साल पुरानी बादशाहत खत्म? सियासत में तारीखें सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं होती, वो गवाह होती हैं किसी के उदय की या किसी के पतन। 15 दिसंबर 2025 महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का बिगुल बजा। इसी दिन आचार संहिता लागू हो गई। 23 से 30 दिसंबर तक नामांकन का दौर चला। देवाभाऊ ने अपनी टीम चुनी। 227 वार्डों के लिए
1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन फडणवीस की नजर हर एक पार्षद की सीट पर खुद थी। बिना दिल्ली के बड़े चेहरे के देवेंद्र फडणवीस ने 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पूरे महाराष्ट्र को नाप दिया। चर्चाएं चलने लगी कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच मराठी अस्मिता का मुद्दा बड़ा हो गया। ऐसे में बीजेपी ने एक सीधी चाल चली और वो ये थी कि मराठी बनाम बाहरी लोगों का मुद्दा ज्यादा तूल ना पकड़े, इसके लिए उन्होंने बाहर के नेताओं को प्रचार के लिए ना बुलाने का फैसला लिया। अक्सर बड़े चुनाव में पीएम मोदी या अमित शाह की रैलियां होती हैं, लेकिन इस बार की रणनीति अलग थी। देवा भाऊ ने ठाकरे ब्रदर्स की विरासत वाली सियासत का सुपड़ा साफ करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर काम शुरू किया। फडणवीस ने हर वार्ड के लिए एक वॉर रूम बनाया। दिल्ली को संदेश था, मैं यहां से मोर्चा संभाल रहा हूं। सोशल मीडिया आर्मी को एक्टिव किया। युवा वोटर्स को साधने के लिए देवा भाऊ ने डिजिटल कैंपेन की कमान खुद संभाली। नेशनल नैरेटिव के बजाय लोकल मुद्दों की डिलीवरी पर जोर दिया। वोटर को यह समझाने में कामयाब रहे कि मुंबई को चलाने के लिए मुंबई वाला विजन चाहिए। देवा भाऊ का यह मूल मंत्र महायुति की जीत में तुरुप का पत्ता साबित हुआ। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। नतीजे महायुति के महानायक बनकर उभरे देवा भाऊ का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, जिसके वो हकदार भी थे, किरदार भी थे और नायक। बीएमसी में महायुति की पताका ऐसे ही बुलंद नहीं हुई। माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा देवा भाऊ ने जीत के लिए ग्राउंड पर दिन रात पसीना बहाया। ये वो वक्त था जब ठाकरे ब्रदर्स की राजनीतिक रणनीति बंद कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद थी। देवा भाऊ ने महायुति के माथे जीत का तिलक लगाने के लिए कितना पसीना बहाया, ये जानेंगे तो देवेंद्र जीत के अकेले धुरंधर कैसे बने, ये क्लियर हो जाएगा। चुनाव के दौरान फडणवीस कुल 77 इवेंट्स में शामिल हुए। इसमें फडणवीस ने कुल 37 जनसभाएं की, 33 मीडिया इंटरव्यू भी की। 6 इंटरव्यू फडणवीस ने खुले मन से की, तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विधानसभा से ज्यादा अच्छा परिणाम हम लोगों को महानगर पालिका के चुनाव में मिलेगा। और इसका कारण क्या है? विधानसभा के समय मुंबई का वोटर और विशेष रूप से मराठी वोटर अब वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अब यहां मुंबई में जो शिवसेना है, शिंदे जी की, बाला साहब ठाकरे की जो असली शिवसेना है, उस शिवसेना का वोटर तैयार हो गया। माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा देवा भाऊ ने मुद्दों की नब्ज को टटोला और सही टाइमिंग पर सही मुद्दों को धार लगाई। ये मुद्दे वोटर के दिलों पर छाप छोड़ गए। ग्राउंड लेवल पर देवेंद्र वोटरों से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते, उनके मुद्दों को डायरी में नोट करते। मंथन के बाद देवा भाऊ ने जन मुद्दों को सुलझाने के लिए 3 ब्रह्मास्त्र तैयार किए। एआई और पारदर्शिता की गारंटी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रैली में वादा किया कि नगर पालिका आपके मोबाइल पर होगी। एआई के जरिए भ्रष्टाचार खत्म करने का रोडमैप जनता के गले उतरा। चुनाव नतीजों में दूसरा ब्रह्मास्त्र था देवा भाऊ का हिंदू और मराठी अस्मिता का संगम वाला दांव। जब उद्धव ठाकरे मराठी मानुष के नाम पर वोट मांग रहे थे, फडणवीस ने हिंदू मेयर और मराठी पहचान को विकास के साथ ऐसे कोलैबोरेट किया कि विरोधियों का ध्रुवीकरण का गणित ही बिगड़ गया। महाराष्ट्र की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी। मेट्रो 3, कोस्टल रोड और धारावी पुनर्विकास योजना को उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी के तौर पर पेश किया। सियासत में कद पद से नहीं बल्कि चुनौतियों को चीर कर निकलने की काबिलियत से तय होता है। देवेंद्र ने चुनावी तैयारियों को मैनेज किया। उन्होंने बीजेपी के कैडर को अदृश्य दीवार की तरह खड़ा कर दिया, जहां किसी बाहरी प्रचारक की जरूरत ही नहीं पड़ी। पार्टी में टिकट बंटवारे पर विरोध के सुर बुलंद नहीं होने दिए।
देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की तंग गलियों से निकलकर महाराष्ट्र की तख्त तक का सफर तय किया। वो नेता जो कभी पार्षद की कुर्सी पर बैठता था, डिप्टी सीएम बना, सीएम बना और आज महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर है। 1992 की बात है। महज 22 साल की उम्र में नागपुर के देवेंद्र ने सियासत में कदम रखा। 22 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा, नागपुर से पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो नागपुर के सबसे युवा मेयर बन गए थे। तब दिल्ली में बैठे सियासी पंडितों को एहसास नहीं था कि विदर्भ का ये लड़का एक दिन मुंबई की रफ्तार पकड़ लेगा। एक लाइटर मोड पे कह देता हूँ कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी, लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूँ। साल 1999 आते आते देवेंद्र फडणवीस की पहचान राजनीतिक गलियारों में देवा भाऊ के तौर पर बन चुकी थी। इसी साल देवा भाऊ ने विधानसभा का रुख किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल बाद साल 2014 में वो पल भी आया जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुंबई वासियों ने ये परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा काम किया, मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। ये साफ जाहिर है। और हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और 3.5 साल से मैं सीएम मुख्यमंत्री था तब 2.5 साल, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है वो 1 साल, से 3.5 साल में जो मुंबई के लिए काम हुआ है और लोगों को विश्वास हो गया कि ये काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मुंबई वासियों ने किया है। सबको लगा कि कोई पुराना दिग्गज मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिल्ली की पसंद और काम की चमक ने देवेंद्र को 44 साल की उम्र में राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। शरद पवार के बाद वो राज्य की दूसरे सबसे युवा सीएम बने थे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भाजपा और महायुति के हर कार्यकर्ता ने, हर केडर ने मोदी जी का विजन सामने रख के मेहनत की और आज लोगों ने भी उनकी जो इंटेंशंस है उनको समझा, उनके मिशन और विजन को समझा और उन्हें वोटिंग किया है। इसका आनंद है और डेफिनेटली देवेंद्र जी ने ये पूरा जो मिशन था वो लीड किया था, बहुत मेहनत की थी, तो मुझे खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई। राजनीति अक्सर पसंद के लिए होती है, लेकिन फडणवीस ने इसे पलटवार के लिए इस्तेमाल किया। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अलायंस टूट गया। देवेंद्र को विपक्ष में बैठना पड़ा। 2022 में ऑपरेशन लोटस के बाद सत्ता बदली तो सबको लगा देवेंद्र फिर सीएम बनेंगे, लेकिन आला कमान के आदेश पर देवा भाऊ ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। ये देवेंद्र फडणवीस का संतोष नहीं था, ये उनकी राजनीतिक बढ़त थी। उन्होंने साफ दिखाया कि किस तरह पार्टी में वो पहले सिपाही है और नेता बाद में, और इसी रणनीति के तहत उन्होंने बीएमसी में तमाम समीकरण को पलट कर रख दिया। तो देखा आपने क्यों यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की मेहनत का असर इसको कहा जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि 29 महानगर पालिका चुनावों में से 25 पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ काबिज हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र में फडणवीस की जीत का एनालिसिस भी आप जरा इस रिपोर्ट में देखिए। शिवछत्रपतींवर निष्ठा वाढवली मोदींनी देशाची प्रतिष्ठा। शिवछत्रपतींचा सेवक तेजोमय रुद्र महाराष्ट्रात देवेंद्र। अपने दम पर तोड़ा खिला, उद्धव राज का बेस हिला।
बीएमसी चुनाव में फडणवीस की चाल, अपने दम पर कर दिखाया कमाल। संगठन, रणनीति, नेतृत्व शानदार, फडणवीस ने किया बीजेपी का बेड़ा पार। जमीनी पकड़, सियासी हिसाब, फडणवीस के नाम जीत का खिताब। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जितनी नाक की लड़ाई ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव राज के साथ शिंदे के लिए थी, उतनी ही बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएमसी के चुनाव में इस बार बीजेपी के कोई नेता न तो केंद्र से प्रचार करने के लिए आए और न ही दूसरे राज्यों से बीजेपी नेता कैंपेन करने पहुंचे। बीजेपी ने बीएमसी और दूसरे नगर निगमों में जीत का पूरा दारोमदार देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर ही डाल दिया था। देवेंद्र फडणवीस के लिए खुद को एक बार फिर से साबित करने का ये जितना बड़ा मौका था, उतनी ही बड़ी चुनौती बीजेपी को जीत दिलाने की थी। लेकिन फडणवीस ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि बखूबी अंजाम तक भी पहुंचाया। ये महाराष्ट्र में फडणवीस का ही जादू रहा कि बीजेपी ने न सिर्फ बीएमसी में भगवा लहराया, बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे नगर निगमों में भी बीजेपी का शानदार परफॉर्मेंस रहा। इस जीत ने महाराष्ट्र के साथ साथ देश में फडणवीस का कद और भी ऊंचा कर दिया। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं को नीचे लाना और भारतीय जनता पार्टी को ऊपर अपने बलबूते उठाना और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का जो कद है, इससे तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचा बढ़ गया है। बीएमसी के चुनाव में जिस तरह की गहमा गहमी थी, उसे लेकर कई बार ये चर्चा चली कि अमित शाह प्रचार करने के लिए आएंगे। मोदी के भी प्रचार में आने की खबरें आईं। केंद्र के दूसरे नेताओं को लेकर भी चर्चा हुई कि वो प्रचार के लिए आ सकते हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच मराठी अस्मिता का मुद्दा बड़ा हो गया। ऐसे में बीजेपी ने एक सधी चाल चली और वो ये कि चुनाव में मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा हावी ना हो जाए, इसलिए किसी भी नेता को प्रचार के लिए बाहर से नहीं लाने का फैसला किया गया। बीजेपी के इस फैसले के बाद फडणवीस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आइए अब आपको बताते हैं कि चुनाव में जीत के लिए फडणवीस ने कितनी मेहनत की। चुनाव के दौरान फडणवीस कुल 77 इवेंट्स में शामिल हुए। इसमें फडणवीस ने कुल 37 जनसभाएं की, साथ ही 33 मीडिया इंटरव्यू भी किए। 6 इंटरव्यू फडणवीस ने खुले मंच से किए, तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये जो जीत हुई है और जिस तरह से कॉम्बिनेशन उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बनाया और एकनाथ शिंदे से जो कॉम्बिनेशन बना, बीच में तो मनमुटाव की भी बातें आ रही थी शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे की, तो ये पता चलता है कि जो जमीन पर लोग काम करते हैं, जो रूट्स जिनका रहता है, जो लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं, वो अपनी मेहनत से और अपनी कर्मठता से अपना कद बढ़ा लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि फडणवीस की बदौलत बीजेपी को जो इतनी शानदार जीत मिली है, उसके बड़े कारण क्या क्या हैं। फडणवीस को उत्तर भारतीय समाज का खुलकर साथ मिला, जिससे बीजेपी की सीटें बढ़ी। साथ ही फडणवीस ने मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति से दूरी बनाए रखी। वे आक्रामक नहीं हुए, बल्कि हिंदुत्व के सॉफ्ट लेकिन स्पष्ट एजेंडे के साथ आगे बढ़े, जिससे मिडिल क्लास और ट्रेडिशनल वोटर संतुष्ट रहा। साथ ही शिंदे गुट के साथ उनकी अच्छा तालमेल रहा। उन्होंने सड़क, पानी, सफाई जैसे मुद्दों को सरकार की ट्रिपल इंजन ताकत से जोड़ा। चुनाव में ठाकरे गुट की कमजोर होती पकड़ को भुनाया। साथ ही फडणवीस के क्लीन और कंट्रोल्ड लीडर वाली इमेज से भी बीजेपी को अच्छा फायदा मिला। बीएमसी के चुनाव में फडणवीस महाबली बनकर उभरे हैं।
ये सवाल कई दिनों से चल रहा था कि मुंबई का किंग कौन, तो इसका जवाब यही है, फडणवीस। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीएमसी में जीत के साथ ही बीजेपी का ट्रिपल इंजन का नारा और दावा भी पूरा होता दिख रहा है। मुंबई को लेकर बीजेपी के नेता पहले ही कहते रहे हैं कि डबल इंजन के बाद उनकी तैयारी अब ट्रिपल इंजन की है। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई, आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। अमित शाह ने पिछले अक्टूबर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जिस ट्रिपल इंजन सरकार का आह्वान किया था वो पूरा हो गया। केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र का नारा नया नहीं है, लेकिन बीएमसी में जीत के साथ ही बीजेपी का ये नारा अपना दायरा बढ़ाता दिख रहा है। हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या बीएमसी में जीत के साथ ही मुंबई को विकास का ट्रिपल इंजन मिल गया है? पहले समझिए कि ट्रिपल इंजन का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है एक ही पार्टी, विचारधारा या गठबंधन की तिहरी सत्ता, यानी तीन इंजन। पहला इंजन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। दूसरा इंजन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार। और अब तीसरा इंजन बीएमसी, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उद्धव ठाकरे का करीब 3 दशक पुराना दबदबा तोड़ दिया है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। बीजेपी और उसके साथी दलों का तर्क रहा है कि मुंबई में भी उनकी सत्ता आती है तो केंद्र और राज्य की योजनाएं और मजबूती से लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के विकास से प्रेरित अनेक कामों से मुंबई की जनता संतुष्ट है। उन्हें अब ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। मुंबई शहर विकास के रथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। यह दौड़ रुकनी नहीं चाहिए, मुंबई का विकास थमना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी और उसके सहयोगी जहां ट्रिपल इंजन को विकास का मॉडल बताते हैं, वहीं उनके विरोधी इसे सत्ता के केंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन नतीजों से लगता है कि मुंबई की जनता ने ट्रिपल इंजन के वादे पर भरोसा किया है और साख की लड़ाई में देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया है।